Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. This video is the part 4 of Molecular Biology course, and in this video I am going to deal with three concepts. First is rolling circle replication, then we will deal about mitochondrial replication. Mitochondrial replication, basically mitochondrial DNA replication. Then we will learn a little bit about homologous recombination. So starting with the रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, बेसिकली रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में होता क्या है? सो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन किस में होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में होता है ये, और सर्कुलर में। देन इसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो ऑब्वियसली 2 स्ट्रैंड्स होंगे, आउटर स्ट्रैंड में निक लगती है, निक क्रिएट होती है। निक क्रिएट होना मतलब कट होना। जब यहाँ से कट हो रहा है तो कट होने की वजह से इसका एक 3 प्राइम एंड बन जाता है और एक होता है 5 प्राइम एंड हो जाता है। अब जो इनर स्ट्रैंड है वो एज ए टेम्पलेट वर्क करने लगता है। एज ए टेम्पलेट ये वर्क करेगा। क्या होगा? यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड जनरेट हुआ था उस पर हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे और ये रेप्लिकेशन ऐसे चलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। और ये जो आउटर डीएनए है, जहां से जैसे जैसे ये 3 प्राइम एंड पे और क्या होगा, और न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ये आउटर टेम्पलेट जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। और ये डिस्प्लेस होने के बाद इसमें भी यहाँ पे, क्योंकि ये 5 प्राइम एंड था, अब तो क्या बनेगा यहाँ पे? लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस, लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा इस डायरेक्शन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये डायरेक्शन इसकी लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ऐसे होगा और लीडिंग स्ट्रैंड जो होगा ऐसे होगा। सो आउटर टेम्पलेट पे जो आउटर स्ट्रैंड होता है वो एज ए टेम्पलेट वर्क करता है फॉर लैगिंग स्ट्रैंड, और इनर टेम्पलेट जो होता है वो वर्क करता है फॉर लीडिंग स्ट्रैंड। सो इनर टेम्पलेट या फिर इनर स्ट्रैंड बोले तो वो किसको सिंथेसाइज कर रहा है? लीडिंग स्ट्रैंड को, और आउटर स्ट्रैंड जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता है। निक क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बाय 2 न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट रहा है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगर रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन की थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखें तो इन रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज निक। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, उसको निक किया जाता है। इन वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज ब्रेक, और इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है विच जनरेट 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड, जिसकी वजह से 3 प्राइम OH जनरेट हो जाता है। मैंने जैसे भी आपको डायग्राम में बताया, सेम चीज यहाँ पे इन वर्ड्स लिखी हुई। As long as there is a free 3 prime OH, it serve as a primer for DNA polymerase. जब यहाँ पे 3 प्राइम OH रहता है तो डीएनए पॉलीमरेज की तरह ये के लिए ये एज अ प्राइमर फंक्शन करता है। क्यों? 3 प्राइम OH सर्व एज अ प्राइमर फॉर डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 3 प्राइम OH एज अ प्राइमर वर्क करता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए। डीएनए पॉलीमरेज जो है 3 प्राइम OH को एक्सटेंड कराता है और 5 प्राइम एंड को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया। और जब 3 प्राइम OH का एक्सटेंशन होता है, इट इज एनालॉगस टू लीडिंग स्ट्रैंड, और ये लीडिंग स्ट्रैंड के, और ये डिस्प्ले स्ट्रैंड जो होता है ये फंक्शन करता है एज ए टेम्पलेट फॉर लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। और ये रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का एग्जाम्पल है, किसमें देखा गया है? ये M13 बैक्टीरियोफेज में देखा गया। ठीक है, सो आप एग्जाम्पल भी याद रखिएगा फॉर योर नॉलेज। देन आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन में एक क्या होता है? एक हैवी स्ट्रैंड और एक लाइट स्ट्रैंड। जो आउटर स्ट्रैंड होता है वो लाइट स्ट्रैंड और इनर जो होता है हैवी स्ट्रैंड। ठीक है, अब क्या होगा? ये हैवी स्ट्रैंड और लाइटर स्ट्रैंड, इसके पास एक ओराई हो गया हैवी स्ट्रैंड के पास, और यहाँ से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ इनर स्ट्रैंड को, हैवी स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करके। पहले किसको? हैवी स्ट्रैंड पहले टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये फंक्शन करा तो यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए सिंथेसिस होगा। ठीक है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अपना वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराएगा ओरिजिन से।
इसके बाद यहाँ पे ये डी लूप बन जाता है, क्योंकि यहाँ से ये ओपन हो रहा है हेलिकेज की वजह से, और यहाँ से ये रेप्लिकेशन हो रहा है। अब ये रेप्लिकेशन जब थोड़ा हो जाता है तो उसके बाद आउटर टेम्पलेट जो लाइट स्ट्रैंड है वो हमारा, वो अब पहले तो फर्स्ट ये था, सेकंड एल स्ट्रैंड जो है वो काम करेगा एज अ टेम्पलेट। ठीक है, ये यहाँ पे एज अ टेम्पलेट फंक्शन करने लगेगा और इस पे भी एक सिंथेसिस होने लगेगी। अब ये दोनों ही इनर और आउटर टेम्पलेट एक एक न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसिस कर देंगे। सो दिस वाज माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन को इन वर्ड्स में देखें, सम सर्कुलर मॉलिक्यूल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम। कुछ स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जीनोम, ये यूज करते हैं एक डिफरेंट प्रोसेस को रेप्लिकेशन के। रेप्लिकेशन स्टार्ट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक पॉइंट ओरिजिन पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन होता है। कैसे देखा था हमने कि यहाँ से अगर इनर टेम्पलेट का और यहाँ पे है तो ये थोड़ा सिंथेसिस कर रहा था, ये यहाँ तक कर रहा था, और फिर आउटर टेम्पलेट का ओरिजिन यहाँ पे मिल रहा था, और फिर ये यहाँ से सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, सो इसमें आउटर और इनर स्ट्रैंड दोनों ही डिफरेंट ओरिजिन सीक्वेंसेस को यूज करते हैं टू इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और हमने क्या देखा था, हमने इकोलाई का देखा था प्लाज्मिड में, तो हमने देखा था वहां पे सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे हो रहा था, एक सिंगल ओरिजिन था बोथ द टेम्पलेट्स। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये डिफरेंट ओरिजिन होता है। इनिशियली वन ऑफ द टू पेरेंटल स्ट्रैंड इज यूज एज अ टेम्पलेट। इनिशियली सिर्फ एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट की तरह होता है न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए, और सिंथेसिस शॉर्ट डिस्टेंस तक होती है। ओरिजिनल स्ट्रैंड जो बाहर वाला था उसको डिस्प्लेस करती है और एक लूप बना देती है, और वो डिस्प्लेसमेंट लूप बोलते हैं या फिर डिस्प्ले डी लूप। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया है वहां से डीएनए का, और क्योंकि वहां पे एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसको डिस्प्लेसमेंट लूप बोल दिया है। सो हमारा यहाँ पे रेप्लिकेशन खत्म होता है। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो है रेप्लिकेशन इनिशिएशन कैसे हो रहा है, इलोंगेशन कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, एंड देन हमारा टर्मिनेशन और हमारा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम भी पढ़ा था। आज अभी तक हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन और माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के बारे में। बेसिकली जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जेनेटिक चेंजेस कब हुए हो सकते हैं, जब हमारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जब हमारे सेल्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कैसे? क्रोमोसोम एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और वो एक नया थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस ला रहे हैं अपने डीएनए में। और दूसरे चेंजेस होते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं छोटे छोटे चेंजेस, जैसे कि म्यूटेशन। म्यूटेशन में ये छोटे चेंजेस हैं, किसकी वजह से हो सकता है ये, या तो ये हमारा कि एक न्यूक्लियोटाइड स्किप हो गया रेप्लिकेशन के टाइम, या एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा ऐड हो गया है हमारे रेप्लिकेशन के टाइम, या फिर डिलीट हो गया है, तो ये हमारा म्यूटेशन होता है। अब पढ़ते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट दैट आर डिफर फ्रॉम दोज फाउंड इन आइदर पेरेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? ये प्रोडक्शन है ऑफस्प्रिंग्स का, इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ट्रेट का जो कि डिफर होता है दोनों ही पेरेंट से, एक नया ट्रेट निकल के आता है दोनों पेरेंट से अलग। यूकैरियोट में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस कैन लीड टू अ नोवेल सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यूकैरियोट्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब हो रहा है? मियोसिस के टाइम, और उस टाइम क्या होता है, एक नया जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनता है ऑफस्प्रिंग में, इसीलिए ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये नया जो वेरिएशन आ रहा है पेरेंट से, अब ये ऑफस्प्रिंग की नेक्स्ट जनरेशन को भी चला जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है हमारा दो कैटेगरी? एक है हमारा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और एक है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। चलिए पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले आता है हमारा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अकर इन ऑल लाइफ फॉर्म, ये सारे ही लाइफ फॉर्म्स में है।
ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मियोटिक क्रॉसिंग ओवर इन यूकैरियोट्स। मियोटिक क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली होता क्या है, ये हमारा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा मान लो ये मेल फीमेल क्रोमोसोम है और नेक्स्ट ये हमारा रेड वाला मेल क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जहाँ पे कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर होने की वजह से हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है। क्या बन रहा है, ये आ रहा है हमारा ऑफस्प्रिंग में, ऐसा वेरिएशन आ रहा है क्रॉस ओवर की वजह से, ठीक है। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ये मियोसिस में होता है और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है यूकैरियोट्स में, और इसमें एक्वायर्ड डीएनए का इंटीग्रेशन हो जाता है बाय प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन के थ्रू, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बैक्टीरियल जीनोम। और इसका इंटीग्रेशन बैक्टीरियल जीनोम में कैसे होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। अब ये जो हमारा ये इंटीग्रेशन हो रहा है ये हमारा क्रॉसिंग ओवर की वजह से होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन तो यूकैरियोट्स में हो रहा है, इंटीग्रेशन की वजह से हो रहा है हमारा जो बाहर से लिया गया डीएनए है उसका इंटीग्रेशन अगर हम बैक्टीरियल जीनोम में कराएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा रॉबिन हॉलिडे इन 1964 प्रपोज हॉलिडे मॉडल फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। रॉबिन हॉलिडे जो थे उन्होंने 1964 में एक प्रपोजल दिया था होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को समझाने के लिए, और वो जो उन्होंने प्रपोज किया था वो उसका नाम था मॉडल का हॉलिडे मॉडल। हॉलिडे मॉडल को हेटेरोडुप्लेक्स मॉडल भी बोला जाता है और हॉलिडे मॉडल को हेटेरोडुप्लेक्स मॉडल भी बोला जाता है, और ये डिस्क्राइब करता है रिकॉम्बिनेशन को ड्यूरिंग मियोसिस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मियोसिस के टाइम जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम हॉलिडे मॉडल फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे दिया गया था, इसके स्टेप्स क्या क्या थे, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं पेरेंटल 1 के लिए रेड कलर यूज कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट स्ट्रैंड, ये सेकेंड स्ट्रैंड, ठीक है। और पेरेंटल 2 के लिए हम क्या करेंगे, ब्लू कलर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये था हमारे ओरिजिनल क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, या फिर हम फर्स्ट स्टेप की कर लेते हैं क्योंकि ये तो ओरिजिनल ही था। तो इसमें क्या हुआ, निक क्रिएट हुई, एंडोन्यूक्लियस ने इसकी निकिंग करी, किसकी, पेरेंटल 1 के एक स्ट्रैंड की और पेरेंटल 2 के भी एक स्ट्रैंड की। ये P1 था और ये पेरेंटल 2 था। रेड कलर ही यूज कर लेती हूँ वरना फिर कंफ्यूजन होगा। तो दिस वाज पेरेंटल 1, ठीक है। अब ये पेरेंटल 1 था, ये पेरेंटल 1 था, और ये हमारा नीचे वाला स्ट्रैंड जो था ये पेरेंटल 2 था। तो इसे ब्लू कलर से हमें कलर कर लेंगे, ए स्मॉल बी, ये पेरेंटल 2 नीचे वाला और ऊपर वाला पेरेंटल 1। इसमें यहाँ पे ये जहाँ से निक क्रिएट हुई थी वहीं से ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बाइंड डीएनए आया। कैसे आया, ये वाला जो स्ट्रैंड था ये वाला, ये एज इट इज ये है, और ये वाला जो था वो एज इट इज, वो एज इट इज कौन सा आएगा, पेरेंटल 2 वाला जो ओरिजिनल है वो ये आ गया, कौन सा, ये स्मॉल ए स्मॉल बी। अब ये जो स्ट्रैंड था इसका रिकॉम्बिनेशन हो गया तो क्या आएगा, कैपिटल ए, और यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ और ये बी आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल बी। स्मॉल बी किसका था, पेरेंटल 2 का था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट थिंग इज, सॉरी गाइज I am having cough, so please excuse me for this. Okay, so पेरेंटल 2 का यहाँ पे था स्मॉल ए तो एज इट इज है, और यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है और इसके साथ आ रहा है कैपिटल बी, ठीक है। अब हमारा यहाँ से इसका 180 डिग्री रोटेशन हुआ, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट हो गया। अब क्या आ गया, ये तो ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे ही एज इट इज रही, ये क्या आ गया, कैपिटल ए और ये स्मॉल बी था, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आ गया, ये कैपिटल बी इधर से इधर चला गया, ये कैपिटल बी हो गया और ये स्मॉल ए एज इट इज इधर आ गया, ठीक है। और ये वाला जो था ये स्मॉल बी और ये स्मॉल ए, ठीक। अब इसको हमने वर्टिकल कट कराया, निक कराया, निक कराने के बाद हमारा क्या आया, यहाँ पे क्या आ रहा था, I have to mention everywhere. So this was this, and next this was this, and this was, sorry, this was small b and this was small a। यहाँ पे निक क्रिएट हो गई, तो ए के साथ आया हमारा, ए के साथ आया हमारा कैपिटल ए के साथ आया स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ आ गया कैपिटल बी, और ये हमारा रिकॉम्बिनेशन हो गया। कैसे आया है, ऐसे आया, ऐसे कट करा और फिर इसका लाइगेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट होल्डे जंक्शन, होल्डे मॉडल फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारा होल्डे रिकॉम्बिनेशन का फिर हमारे रिजॉल्व, वहाँ पे हमने वर्टिकली रिजॉल्व करा था। अगर हम इसको दोनों तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कट करके भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल में, और वहाँ पे हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर पेरेंटल टाइप हमें मिलेगा। अगर हम वर्टिकली उसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा, और यहाँ पे रिकॉम्बाइंड, या फिर हम बोल सकते हैं स्प्लाइस्ड, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम या डीएनए मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड इज स्टेप्स इन होल्डे जंक्शन मॉडल रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमारा क्या आया था, हमारा क्रोमोसोम्स था, ये पेरेंटल 1, ये पेरेंटल 2, इनमें इनिकिंग हो रही थी एक एक स्ट्रैंड में, और ये आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और इसका ऐसे आ रहा था, और ये फिर इसका क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। क्रॉसिंग होने की वजह से यहाँ पे अगर कैपिटल ए था और यहाँ पे स्मॉल बी था, तो ये क्या आ रहा था, ये 7 आ रहे थे, ठीक है। निक डीएनए, फिर लाइगेशन हो गया, इन लूज एंड का ये क्रॉस ओवर हुआ और लाइगेशन हो गया, फिर ब्रांच माइग्रेशन हुआ, होल्डे जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ ये जंक्शन, और फिर रिजोल्यूशन हुआ। रिजोल्यूशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये हमारे होल्डे जंक्शन मॉडल के स्टेप्स थे। फिर बात करते हैं हमारा एक और रिकॉम्बिनेशन पाथवे जिसका नाम है रैक बीसीडी पाथवे। ये क्या होता है, ये बेसिकली मेन रिकॉम्बिनेंट पाथवे होता है इकोलाई में, ठीक है। और ये यूज किया जाता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स को रिपेयर करने के लिए, ठीक। इसमें 3 एंजाइम्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, रैक बी, रैक सी एंड डी। इसी के नाम पे इसका नाम भी है रैक बीसीडी पाथवे, ठीक है। रैक बीसीडी पाथवे इज द मेन पाथवे टू रिपेयर द डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन डीएनए। जब डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे रैक बीसीडी पाथवे यूज होता है, ये मेन पाथवे होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर करने के लिए। रैक बीसीडी इनिशिएट रिकॉम्बिनेशन बाय बाइंडिंग टू ब्लंट और नियरली ब्लंट एंड ऑफ ब्रेक्स इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेशन कहाँ से स्टार्ट करता है, मतलब ये रिपेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, ये रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करता है जब ब्लंट या फिर नियरली ब्लंट एंडेड डीएनए हो, बीच में एंडोन्यूक्लियस ने कट करा और वो उसको ब्लंट एंड बनाया, तो यहाँ से ये रिकॉम्बिनेशन कराता है, ठीक है। रैक बीसीडी कपल्स एटीपी डिपेंडेंट डीएनए अनबाइंडिंग टू डाइजेस्ट डीएनए डाइजेशन। डीएनए डाइजेशन होता है यहाँ पे, और क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट डीएनए अनबाइंडिंग होती है, ठीक है। इन रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स रैक बी एंड डी बोथ the exonucleus has both the exonucleus and helicase activity। 3 एंजाइम हमारे हमने पढ़े कौन कौन से, बी, सी और डी। बी जो होता है ये हमारा हेल्प करता है किसमें, एक्सोन्यूक्लियस और एंड हेलिकेस, दोनों एक्टिविटी होती है इसके पास, ठीक। तो एक्सोन्यूक्लियस की क्या एक्टिविटी है कि ये डिग्रेड करेगा जहाँ पे हमारा स्ट्रैंड ब्रेक आया है,
और वहाँ पे हमें न्यूक्लियोटाइड और हटाने हैं ताकि हम न्यू न्यूक्लियोटाइड को इजीली लगा पाए। तो वहाँ पे हमारा बी और डी के पास ये वाली प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? एक्सोन्यूक्लियस एंड हेलिकेस की। But this activity is hindered when the enzyme encounter a specific DNA sequence known as chi site. अब फिर जब ये मान लो ये हमारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक था, दोनों स्ट्रैंड में हो गया। अब यहाँ से हमें न्यूक्लियोटाइड हटाना है, तो हमारा बी और डी ने वर्क करना शुरू करा और इसको ओपन भी कराया। ओपन कराने के बाद ये वहां तक ओपन करवा पाएगा इसको बी और डी जहाँ तक हमारी एक काई साइट नहीं आ जाती है। अगर हमारी काई साइट आ गई तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग जो है इसकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, next component of REC BCD pathway. The REC C component of this enzyme recognize the chi site in the single stranded form. और जो chi site होती है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम सी का होता है। पहले बी और डी किस क्या काम था? इनका काम था हेलिकेस एज वेल एज एक्सोन्यूक्लियस, ठीक, की तरह काम कर रहे थे। सी जो होता है ये काई साइट को रिकॉग्नाइज करता है और ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड पे अलग अलग करता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है। द काई साइट सीक्वेंस, काई साइट की सीक्वेंस ये होती है GCT GG TGG। कैसे? 5' to 3' डायरेक्शन। फिर आता है हमारी प्रोटीन और या फिर एंजाइम जो इस रेग BCD पाथवे में यूज हो रहे हैं, रेग BCD। रेग बी का फंक्शन होता है 3' to 5' हेक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एज वेल हेलिकेस एक्टिविटी। इग्निक्स द स्ट्रैंड विद काई साइट, और जिस स्ट्रैंड में काई साइट होगी उसको निक भी करेगा। रैग सी का काम होता है काई साइट को रिकॉग्नाइज करना। रैग डी का काम होता है 5' to 3' हेलिकेस। रैग बी 3' to 5' हेलिकेस और रैग डी 5' to 3' हेलिकेस। इट सिग्नल रैग बी टू कट द डीएनए, और रैग डी रैग बी को सिग्नल देता है डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, रैग ए जो होता है एक और प्रोटीन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये रैग BCD कॉम्प्लेक्स को लोड कराता है और हेल्प करता है डी लूप की फॉर्मेशन में, जो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट लूप। रैग RUV ये हम फर्दर हम पढ़ेंगे जब हम DNA रिपेयर की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये सारे मैं एंजाइम्स आपको पढ़ाऊंगे प्रोटीन्स। बट अभी के लिए इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं। RUA और RUVB इसका फंक्शन होता है ये कैटलाइज कराता है ब्रांच माइग्रेशन को जब हॉलिडे जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। फिर आता है RUVC, ये क्या करता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड करता है। इसकी सीक्वेंस है ATTG और ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा पॉइंट जहां से रिजॉल्व होगा हॉलिडे जंक्शन। ठीक है, ये हमारा DNA अनवाइंडिंग हो रहा था। BCD आया, BCD ने DNA अनवाइंडिंग कराया किसकी हेल्प से? B और D की वजह से। फिर यहाँ पे एक काई साइट थी सिंगल स्ट्रैंड पे, जब तक ये काई साइट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक C इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा काई साइट को, और ये अनवाइंडिंग करते जाएंगे। जब C काई साइट पे पहुंचा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे काई साइट रिकॉग्नाइज हो जाएगी और हमारा रैक ए लोड हो जाएगा। रैक ए के लोड होने की वजह से रैक BCD की डिसअसेंबली हो जाएगी और यहाँ पे हॉलिडे जंक्शन बन जाए। ब्रेक ज्वाइनिंग और नॉन रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग, ठीक है, इसके बारे में भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टोल यू what is reciprocal break joining and what is non-reciprocal break joining. So thank you guys, and please like, share and subscribe to this channel, and please watch the previous videos before starting with any new video of a course, so you will be able to know the complete details of that course, as well as you will be able to understand with basics. So thank you so much.